Question number 19. Two masses M1 and M2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with the horizontal. The friction coefficient of both the contacts is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the blocks. बहुत सिंपल है. दो ब्लॉक है M1 M2, दोनों का मास ऑब्वियसली डिफरेंट है, तभी M1 एंड M2 बताया गया है. ये दोनों एक इंक्लाइन प्लेन में रखा गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज थीटा है, और ये दोनों डाउनवर्ड आ रहा है. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस प्रॉब्लम में ये है कि ये दोनों ब्लॉक को कनेक्टेड है एक रॉड के थ्रू. ये बीच में स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, और ये दोनों एक साथ में नीचे आ रहा है और दोनों एक रॉड से कनेक्टेड है. तो यहाँ सबसे पहले ये चीज समझ लेना होगा कि अगर ये दोनों एक साथ में नीचे आ रहा है और अगर ये एक रॉड से कनेक्टेड है, इसका मतलब सेम एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन चेंज होता तो ये रॉड टूट जाता. सेम एक्सेलरेशन से आ रहा है तभी ये रॉड नहीं टूट रहा है, इसका मतलब सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब अगर इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़े तो दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो कर सकते हैं कि इसका कॉम्पोनेंट्स ले, mg cos थीटा mg sin थीटा, दो इक्वेशन बनेगा, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, फिर दोनों को सॉल्व करके फिर उसमें से निकाले. बट उसको करने से पहले यहां इसको वर्बली भी आंसर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं समझते हैं. कभी भी अगर ऐसा कंडीशन हो, सेम एक्सेलरेशन से दोनों वापस आ रहा है, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, चाहे सिंगल रहे चाहे डबल रहे, अगर सेम एक्सेलरेशन से वापस आ रहा है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. यही होगा, यही एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी सेम है. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये रॉड भी नहीं टूट रहा है और पूरा अगर दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आ रहा है तो सेम एक्सेलरेशन से आ रहा है. सेम एक्सेलरेशन से अगर कभी भी कोई चीज नीचे आए तो मास कुछ भी रहे उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में भी कहीं भी मास यूज ही नहीं होता है. यानी अगर सेम एक्सेलरेशन से इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा हो कोई ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहा हो जो आपस में कनेक्टेड है और अगर उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन में मास का कोई रोल नहीं है. आंसर डायरेक्टली होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. यानी किसका किसका रोल होगा उसमें? ग्रेविटी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा में और म्यू यानी कोएफिशिएंट में. तो सबसे पहला तो आंसर यही हो गया. पार्ट ए का जो आंसर है वो यही है. पार्ट बी में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये M2 ब्लॉक इस रॉड के थ्रू इस M1 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा और ये M1 ब्लॉक इस रॉड के थ्रू इस M2 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा. इसको भी वर्बली सॉल्व कर सकते हैं. जब कभी भी सेम एक्सेलरेशन के साथ कोई चीज नीचे आ रहा है तो दोनों एक दूसरे पे कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक्सेलरेशन में डिफरेंस होगा तभी फोर्स लगेगा, और अगर एक्सेलरेशन दूसरा हो तो रॉड टूट जाता. अगर सेम एक्सेलरेशन के साथ दोनों वापस आ रहा है तो इसका नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट भी सेम है, तो सवाल ही नहीं है. तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं. अगर ऐसा मान ले कि इसके बीच का जो फोर्स है वो P है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं 0. बट ठीक है, न्यूमेरिकली इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ताकि समझने में इजी हो जाए. तो अगर हम लोग इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करें तो कैसे होगा? सबसे पहले तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं समझने के लिए. इसको ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने से समझ में आता है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक के चलते वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इसको भी ले लेते हैं P. ये ब्लॉक जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा इसको भी ले लेते हैं P. अब अगर ये ब्लॉक जो है ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां पे काम कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू R. बट R कितना होगा? अगर ये ब्लॉक M2 है तो यहाँ नीचे काम कर रहा होगा M2G, यहाँ काम कर रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में सपोज R2, तो ये हो रहा होगा म्यू R2. ये क्लियर हो गया. इस ब्लॉक के लिए देखें तो इस ब्लॉक में क्या होगा? इस ब्लॉक में यहाँ पे होगा M1G, यहाँ पे काम कर रहा है R1, P इधर है, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन नीचे काम कर रहा होगा म्यू R1. और इससे ज्यादा तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो पहले हम लोग M1 ब्लॉक को सॉल्व करते हैं. यहां लिखते हैं M1 ब्लॉक. M1 ब्लॉक पे अगर फोर्सेस को हम लोग बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा? M1 ब्लॉक पे अगर इसका हम लोग कॉम्पोनेंट लेना शुरू करें, अगर
ये एंगल थीटा है और अगर कंपोनेंट लेंगे तो यहां हो जाएगा m2g cos थीटा, इधर हो जाएगा m2g sin थीटा, यहां पे भी हो जाएगा m1g cos थीटा, यहां पे हो जाएगा m1g sin थीटा। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम ले m1 का, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे हो रहा है। इधर काम कर रहा है m1g sin थीटा, इधर काम कर रहा है म्यू r1। क्यों? क्योंकि यहां लग रहा है m1g और यहां लग रहा है r1 और इधर लग रहा है m1g cos थीटा। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ये है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे m1g cos थीटा होगा। तो यहाँ एक चीज पता चल रहा है, m1 ब्लॉक के केस में जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव, अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। तो यहाँ ये देखना है कि इसमें m1 ब्लॉक पे p भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये p फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी m1g sin थीटा और p दोनों का डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। m1g sin थीटा प्लस p माइनस म्यू r1 इज इक्वल टू m1a, ये होता है। फिर इसको लिखेंगे m1g sin थीटा प्लस p माइनस r1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ r1 को कौन बैलेंस कर रहा है, m1g cos थीटा, r1 इज इक्वल टू m1g cos थीटा है। ये r1 को ऊपर यहाँ बैलेंस कर रहा है, नीचे m1g cos थीटा। यहाँ भी देख सकते हैं r1 को कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे m1g cos थीटा। r2 का अगर केस लेंगे तो r2 को कौन बैलेंस कर रहा है, r2 को यहाँ नीचे बैलेंस कर रहा है m2g cos थीटा, m2g cos थीटा। ठीक है, तो म्यू r1 के जगह पे म्यू को म्यू रखते हैं, r1 के जगह पे m1g cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज m1। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इसका अगर देखेंगे, इसका m2 का, तो m2 ब्लॉक के केस में क्या हो रहा होगा, m2 ब्लॉक के केस में भी यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर ऐसे है, इंक्लाइंड है, यहाँ काम कर रहा हो, यहाँ नीचे काम कर रहा होगा m2g, ऐसे काम कर रहा होगा r2, नॉर्मल रिएक्शन r2। अगर यहाँ पे काम कर रहा होगा म्यू r2 फ्रिक्शन, इधर अगर ये एंगल यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ पे ये एंगल, यहाँ से थीटा एंगल में बनेगा cos थीटा, पता है, यहाँ ऐसे एंगल में बनेगा m2g sin थीटा। और m2 में जो p है, p ऐसे काम कर रहा है, p ऐसे काम कर रहा है, यानी फिर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला पॉजिटिव, ऑपोजिट नेगेटिव। p भी नेगेटिव होगा, म्यू r2 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो सिर्फ m2g sin थीटा इस डायरेक्शन में है, यानी m2g sin थीटा के अलावा ये p भी दूसरे डायरेक्शन में है, ये म्यू r2 भी दूसरे डायरेक्शन में, अगेंस्ट डायरेक्शन में है। m2g sin थीटा माइनस p माइनस म्यू r2 इज इक्वल टू m2a। तो अभी इसको फिर से सॉल्व करते हैं, m2g sin थीटा माइनस p माइनस म्यू इंटू r2 का वैल्यू है m2g cos थीटा इज इक्वल टू m2a, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था, फिर से वो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 का m1g sin थीटा प्लस p माइनस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1a, जो पता है पहला था। इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या आया है, m2g sin थीटा माइनस p माइनस म्यू m2g cos थीटा इज इक्वल टू m2a। प्लस p माइनस p कैंसल, यहाँ पे m2g कॉमन आ रहा है दोनों में, m2g sin थीटा, सॉरी m1g sin थीटा और m2g sin थीटा, तो g कॉमन लेते हैं, g sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा m1 प्लस m2 माइनस यहाँ पे म्यू g
कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो आएगा या म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा m1 प्लस m2 कॉमन आएगा इज इक्वल टू ए कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ भी m1 प्लस m2 है, यहाँ भी m1 प्लस m2 है, यहाँ m1 प्लस m2 है, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2। अब क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड को डिवाइड करेंगे सेम चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। g साइन थीटा m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस म्यू जी कॉस थीटा m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ m1 प्लस m2 कैंसिल, यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ m1 प्लस m2 कैंसिल, यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ m1 कैंसिल, तो यानी a इज इक्वल टू g साइन थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ रहा है। Therefore a इज इक्वल टू, यहां भी g है यहां भी g है, तो g कॉमन लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये बिल्कुल आंसर वही आ गया जो हम लोग पहले वर्बली सॉल्व किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया, a का वैल्यू पहले मिल गया, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अब लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 यहां पे मिला था m1g साइन थीटा प्लस p माइनस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1 a का वैल्यू पर पुट करना, तो यहां लिखेंगे m1g साइन थीटा प्लस p माइनस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू a का वैल्यू है g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, a का जो वैल्यू आया था उसको पुट कर दिया है, तो m1g साइन थीटा प्लस p माइनस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, m1g को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m1g को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना, तो म्यू m1g cos थीटा। अब यहाँ देखते हैं, माइनस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू इधर भी माइनस में है यानी सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस म्यू m1g cos थीटा से। m1g साइन थीटा, यहाँ भी m1g साइन थीटा, यानी ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में बच गया 0 और इधर क्या बचा, इधर सिर्फ बचा है P, therefore P इज इक्वल टू 0, यानी जो फोर्स लगेगा वो 0, यानी यहाँ पे भी 0 फोर्स लगा रहा होगा ये ब्लॉक इधर, और इधर पे भी जो P फोर्स लग रहा था वो भी 0 फोर्स लगा रहा होगा। जैसे वर्बली भी पता था कि अगर सेम एक्सेलरेशन के साथ वापस आ रहा हो तो ये दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेम एक्सेलरेशन के साथ दोनों नीचे आ रहा है, तो फोर्स लगने का सवाल ही नहीं है। इसको डायरेक्ट हम लोग एज वर्बली भी आंसर कर सकते थे कि ए का वैल्यू क्या होता है, और इसमें ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। अगर डिराइव करके भी देखना हो तो ऐसा डिराइव करके भी देखेंगे तो आंसर जो है वो P इज इक्वल टू 0, यानी 0 ही होगा।